सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खेत खलियान, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो किसान, नौजवान पटेल यात्रा पहुंची काशी, हुआ भव्य स्वागत। मुस्लिम महिलाओं ने तैयार किया श्री राम दीपक, अयोध्या के साकेत भूषण मंदिर में जलेगा यह दीपक। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने डॉक्टर सोनीलाल पटेल की हत्या की जांच की उठाई मांग। और जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड का संपन्न हुआ चुनाव, डॉक्टर राजकुमार सिंह चुने गए निर्विरोध उपसभापति। और अब समाचार विस्तार से। चांदपुर चौराहे पर खेत खलिहान, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो किसान, नौजवान पटेल यात्रा शुक्रवार को पहुंची, जिसका सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी की खेत खलिहान, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो किसान, नौजवान पटेल यात्रा शुक्रवार को वाराणसी पहुंची। इसी क्रम में चांदपुर चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। 7 चरणों की इस यात्रा की अगुवाई सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल कर रहे हैं। वह विधानसभाओं में जनता से मिलकर सपा सरकार की उपलब्धियों का बखान कर भाजपा सरकार की कमियों को गिना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि भाजपा शासन में महंगाई से आम जनमानस परेशान है। खाद्य सामग्री से लगायत पेट्रोल तक में आग लगी हुई है। कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं, किसान मजदूर सब बेहाल है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2022 में पूर्ण बहुमत वाली अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनेगी। इस किसान नौजवान पटेल यात्रा के माध्यम से हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जा रहे हैं। अब तक मैं लगभग 250 विधानसभाओं में गया हूँ। हर जगह किसान नौजवान पटेल यात्रा को भारी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। अध्यक्ष जी, लाल टोपी और पीली टोपी 2022 में कितनी कारगर साबित होगी? पूरी कारगर होगी। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़, सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, जिला महासचिव आनंद मौर्य, महानगर महासचिव जितेंद्र यादव, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री बहादुर सिंह पटेल, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, पूर्व मंत्री महेंद्र पटेल, पूर्व मंत्री रिबू श्रीवास्तव, पूर्व राज्य मंत्री मनोज राय धूपचंडी, पूर्व सांसद प्रत्याशी शालिनी यादव, प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ धर्मेंद्र सोलंकी, पूर्व महानगर अध्यक्ष डॉक्टर ओपी सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, अशफाक अहमद डब्लू, जिलाध्यक्ष सयुस किशन दीक्षित, पूर्व प्रदेश सचिव राजू यादव, डॉक्टर उमाशंकर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा आदि लोग मौजूद थे। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में काशी की मुस्लिम महिलाओं ने इंद्रेश नगर लमही के रामपंथ आश्रम में गाय के गोबर और मिट्टी से पर्यानुकूल श्री राम दीपक बनाया है। अधर्मी रावण की हिंसा से दुनिया को मुक्त कराने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो घर घर दीपक जलाए गए। हर वर्ष दीपावली आते ही सब अपने अपने घरों में भगवान श्री राम के आगमन की तैयारी करने लगते हैं। मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में काशी की मुस्लिम महिलाओं ने इंद्रेश नगर लमही के रामपंथ आश्रम में गाय के गोबर और मिट्टी से पर्यानुकूलित श्री राम दीपक बनाकर तैयारी कर रही हैं। वैसे भी प्रभु श्री राम सभी हिंदुस्तानियों के पूर्वज हैं, तभी तो सबके राम सब में राम का नारा रामपंथ ने दिया। मुस्लिम महिलाओं के हाथों से तैयार होने वाले श्री राम दीपक में 3 संदेश छिपा है। एक गौ संरक्षण, दूसरा पर्यावरण संरक्षण और तीसरा धार्मिक नफरत से मुक्ति। आज पूरी दुनिया धर्म के नाम पर हिंसा का शिकार हो रही है। पाकिस्तान के क्रिकेट में जीत पर खुशी के पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान में दोनों धर्मों के बीच नफरत का वैमनस्य बढ़ रहा है। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं का यह छोटा प्रयास भी नफरत की धधकती आग पर पानी डालने वाला है। मिट्टी और गाय के गोबर से तैयार हुआ श्री राम दीपक सिर्फ काशी में ही नहीं जलेगा, बल्कि अयोध्या के साकेत भूषण श्री राम पीठ में भी जलाया जाएगा। इस अवसर पर मुस्लिम महिला फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजरीन अंसारी ने कहा कि भगवान श्री राम के आगमन की तैयारी चल रही है। दीपावली पर अयोध्या में लाखों दीप जलेंगे, जिसमें 108 दीपक मुस्लिम महिलाओं का भी होगा। भगवान श्री राम तो सबके हैं। आज पूरी दुनिया को श्री राम संस्कृति को अपनाने की जरूरत है। मुस्लिम देश यदि श्री राम संस्कृति को अपनाना शुरू करें तो उनका देश और उनके परिवार बच जाएंगे, वरना जो धार्मिक हिंसा चल रही है उसकी लपटों से कोई परिवार बचेगा नहीं।
सभी मुस्लिम देश दीपावली मनाएं और अपने यहाँ स्कूलों में श्री राम का अध्ययन शुरू करा दें। पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहती हूँ दियों के माध्यम से कि जो लोग भी राम का रास्ता अपनाएंगे वो शांति के मार्ग पे चलेंगे। आज पूरी दुनिया हिंसा से प्रताड़ित हो रही है, जहाँ धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, लोगों को मारा काटा जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ लड़ रही हैं। तो आज उन लोगों को इस राम के चरित्र को अपनाने की ज़रूरत है, राम के मार्ग को अपनाने की ज़रूरत है। और आज राम पंथ ने यही नारा दिया है कि सबके राम सब में राम, यानी कि हम जो हिंदुस्तानी हैं, जो मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे किसी भी धर्म जाति बंधन के मानने वाले हों, उन सभी के पूर्वज राम हैं और उनके मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की जांच की मांग करते हुए अपने एमएलसी दामाद आशीष सिंह पर उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता कर अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की हत्या की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मेरे दामाद एमएलसी आशीष सिंह की निगाह शुरू से ही मेरी संपत्ति पर थी। अपना मंसूबा पूरा ना होता देख उन्होंने पहले भाजपा से मिलकर मुझे कमजोर करने की कोशिश की, फिर अपना दल को तोड़ने की कोशिश की। जब उन्हें रोका और टोका गया तो उन लोगों ने अपना दल एस के नाम से अलग पार्टी बना ली। उक्त पार्टी का पंजीकरण मेरे साथ रहते हुए भी चुपके से जवाहरलाल पटेल को अध्यक्ष दिखाते हुए करा लिया गया था। बाद में एमएलसी आशीष खुद उसके अध्यक्ष बन बैठे। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी कार्य पूर्व नियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक किए गए हैं। अपनी उसी कुत्सित मानसिकता को आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन लोगों ने एक बार पुनः पुलिस महानिदेशक को प्रेषित पत्र सार्वजनिक करके किया है। मेरे ऊपर कई बार डॉक्टर पटेल साहब की हत्या की सीबीआई जांच की मांग छोड़ने तथा भाजपा में विलय करने के लिए दबाव डाला गया। ऐसा न करने पर षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन अब अपना दल के सभी नेता एवं कार्यकर्ता साजिशों एवं षड्यंत्र को समझ चुके हैं। आशीष जी कह रहे हैं जब हमने 2012 में चुनाव साथ में लड़ा था तो आशीष जी क्यों अलग हुए, क्यों पार्टी अलग बनाई और क्यों मुझे अलग किया, क्यों धोखे से अलग किया, क्यों विश्वासघात किया। तो अभी अचानक से आपको इतना खतरा कैसे ऑफिस से महसूस होता? आशीष जी से निरंतर खतरा है। मैं कई बार मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाकर उन्हें एप्लीकेशन दे के आई हूँ, लेकिन मुझे सुरक्षा नहीं मिल रही है। तब मैं आज प्रेस वार्ता करने आई हूँ। क्यों लगता है, क्यों आपको जान से मरना चाहिए? एक सिर्फ जान से नहीं मारना होता, उसके साथ बहुत से हादसे हो सकते हैं। कई अप्रत्याशित रूप से आपने आरोप कहीं लगा रही है कि सोनेलाल जी की जो हत्या हुई है उसमें इन लोग का भी संलिप्तता रही। वो तो उसके लिए हम सीबीआई जांच मांग रहे हैं, हम उसी में किसी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ सीबीआई जांच होने क्यों नहीं देते। सीबीआई जांच हो, वो तो बहुत बड़े ओहदे बैठे हुए हैं, वो तो मंत्री हैं और वो तो एमएलसी हैं, तो करा सकते हैं ना, सत्ता में हैं, पावर में हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड अगर नहीं होगा तब आप क्या स्थिति? अरे सिक्योरिटी नहीं होगी, वो तो हम निरंतर तब भी चल रहे थे और आज भी चल रहे हैं, आखिरी सांस तक चल रहे हैं। शहर को जाम मुक्त करने और अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे ई रिक्शा को पकड़ने के लिए शुक्रवार को मैदागिन चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। महानगर कमिश्नरेट पुलिस और यातायात पुलिस के सहयोग से शुक्रवार को मैदागिन चौराहे पर परिवहन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध ई रिक्शा के विरुद्ध अभियान चलाया गया। यातायात विभाग के अधिकारी के अनुसार शहर को जाम मुक्त करने और अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही ई रिक्शा को पकड़ने के लिए यह अभियान चलाया गया है। इस दौरान मैदागिन चौराहे पर ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मचा रहा। इस संबंध में बात करते हुए परिवहन विभाग के अधिकारी डॉक्टर कौशल ने बताया कि शहर में जाम लगा रहता है और हमारे होमवर्क से यह बात सामने आई है कि शहर में जो अवैध रूप से ई रिक्शा का बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस के संचालन हो रहा है वह जाम का सबसे बड़ा सबब है। ऐसे में शहर के मैदागिन चौराहे पर मेरे द्वारा और अन्य चौराहों पर भी पार्किंग में खड़े और चल रहे ई रिक्शा की चेकिंग की जा रही है। डॉक्टर कौशल ने बताया कि अभी तक 15 ई रिक्शा को यातायात पुलिस लाइन भेजा गया है और हमारी कोशिश है कि हर चौराहे से ऐसे ही 15 से 20 अवैध रूप से संचालित ई रिक्शा को पकड़कर उन पर कार्रवाई की जाए। अवैध ढंग से ई रिक्शा चल रहे हैं, यानी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस है और हमारे साथ सिविल पुलिस है। हम लोगों की कोशिश है चौराहों पर जो अवैध रूप से पार्किंग हो रही ई रिक्शा की उनके खिलाफ कार्रवाई करें और शहर में जो संचालन हो रहा है अवैध रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि वाराणसी को हम स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट शहर बना सकें। धन्यवाद। सर, अब तक कितनी गाड़ी पकड़ा चुकी है? देखिए, इस कार्रवाई में आप तो चश्मदीद गवाह हैं, लगभग 15 गाड़ी हम भेज सके हैं और हमारी कोशिश है सभी चौराहों पर अभियान चला करके सभी चौराहों से 10-15 ऐसे ही रिक्शा जो अवैध संचालित है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा परिवार भाजपा परिवार के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मोबाइल के माध्यम से भाजपा के सदस्यता ग्रहण करने का शुभारंभ किया गया।
29 अक्टूबर दिन शुक्रवार को जगतगंज स्थित भाग्यश्री लान में शक्ति केंद्र जगतगंज पर मेरा परिवार भाजपा परिवार के कार्यक्रम में मोबाइल पर लखनऊ से सीधा प्रसारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भाजपा की सदस्यता का शुभारंभ मोबाइल पर कराया। कार्यक्रम के शुभारंभ में शक्ति केंद्र जगतगंज के कार्यकर्ताओं ने मोबाइल नंबर 7505-403-403 पर मिस्ड कॉल कराकर 100 लोगों को नई सदस्यता दिलवाई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष सिद्धनाथ शर्मा, महानगर महामंत्री नवीन कपूर, महामंत्री जगदीश त्रिपाठी, सोमनाथ विश्वकर्मा, मंडल प्रभारी पार्षद शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मुन्ना, अनुपम पांडे, किशन सेठ, पार्षद मदन दुबे, दीपू कनौजिया, जयप्रकाश विश्वकर्मा आदि की उपस्थिति रही। मेरा परिवार भाजपा परिवार इस महाअभियान की शुरुआत हमारे देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी द्वारा लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। उस अभियान को हम सब लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर के बागेश्वरी मंडल में वर्चुअल सुना। इस अभियान का विशेष महत्व यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन पहुँचाने के लिए बूथ स्तर के, मंडल स्तर के, महानगर स्तर के, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता बूथों पर जाएंगे, लोगों से दीपावली की शुभकामना देंगे, बधाई देंगे और लोगों से सरकार की योजनाओं के बारे में उनको बताएंगे। शुक्रवार को जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर राजकुमार सिंह निर्विरोध उपसभापति चुने गए। शुक्रवार को जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड DCF के संपन्न हुए चुनाव में डॉक्टर राजकुमार सिंह निर्विरोध उपसभापति चुने गए हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन अधिकारी ADM प्रोटोकॉल B सिंह ने चुनाव कार्यक्रम को संपन्न कराने के पश्चात परिणाम की घोषणा की। नामांकन पत्र दाखिल करने का समय प्रातः 11 से 12 बजे तक का था, लेकिन डॉक्टर राजकुमार सिंह के अतिरिक्त किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निर्विरोध उपसभापति निर्वाचित घोषित कर दिया। बाद में संचालक मंडल की बैठक में संचालक सुरेंद्र सिंह के निधन से रिक्त पद पर विकास कुमार सिंह सर्वसम्मति से संचालक चुने गए। सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी प्रसाद राय, नेफेड के निदेशक अजय कुमार राय, जिला सहकारी बैंक की अध्यक्ष श्रीमती सुमन राय, जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड की सभापति श्रीमती रागिनी राय, भाजपा काशी क्षेत्र चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर अशोक कुमार राय, हरहुआ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अखिलेश सिंह, DCF के संचालक मंडल सदस्य ओम प्रकाश राय, ऋतुराज, श्रीमती मधु सिंह, जयप्रकाश राय, घनश्याम दास, देवेंद्र भारती, चंद्रमा, तारा शंकर सिंह, श्रीमती मुक्ता राय, DCB के निदेशक सत्येंद्र सिंह ने उपसभापति चुने जाने पर डॉक्टर राजकुमार सिंह को बधाई दी। कोऑपरेटिव फेडरेशन सहकारी संस्था है और यहाँ हम लोग जो है उपभोक्ताओं के हित में, किसानों के हित में तमाम सहकारी योजनाएं जो होती हैं उसके लिए काम करते हैं और मतलब हम लोग का ये प्रयास रहता है कि कम से कम दर में आम लोगों को सामान मिले, वस्तुएं मिलें और सहकारी जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाना है। तो आप किस तरह का प्रयास करेंगे इन सब क्षेत्रों में? हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे अभी कई योजनाएं सरकार के अमित शाह जी हुए हैं, जो है कृषि मंत्री वो हुए हैं, सहकारिता मंत्री हुए हैं, तो उन्होंने कई योजनाएं शुरू की हैं, हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। आगामी 13 से 16 नवंबर तक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नई दिल्ली तथा कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और ASC प्रदर्शनी का आयोजन होगा। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी नई दिल्ली तथा कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस और SSC प्रदर्शनी का आयोजन 13 से 16 नवंबर 2021 को होने जा रहा है। कांग्रेस के आयोजन सचिव प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को BHU के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस कांग्रेस में 550 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कृषि शोध संस्थानों के कुलपति, निदेशक, नीति नियोजक तथा छात्र 29 तकनीकी सत्रों को संबोधित करेंगे। डॉक्टर सिंह के अनुसार कांग्रेस के दौरान 18 सत्रों के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन में कृषि ऊर्जा की उपलब्धता एवं चुनौतियों, कृषि अभियांत्रिकी एवं संरक्षण, कृषि जल एवं उर्वरक उपयोग, पशुपालन तथा कृषि उत्पादों के संरक्षण एवं संवर्धन पर शोध प्रस्तुत किए जाएंगे। उम्मीद है कि नरेंद्र सिंह तोमर उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 10 लोग हैं, केरल से हैं, तमिलनाडु से हैं, महाराष्ट्र से हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ से कि निदेशक और साइंटिस्ट
दोनों की सहभागिता है। तो और ICAR के जितने इंस्टीट्यूट हैं, जितने संस्थान हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हो, वीट का हो, राइस का हो, मेज का हो, ऑयल सीड्स का हो, सभी संस्थानों के निदेशक एवं वैज्ञानिक सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। वर्चुअली कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं इसमें जो खास है? जितने निदेशक लोग हैं वो फिजिकल मोड में आ रहे हैं, वो खुद आ रहे हैं। साइंटिस्ट कुछ तो फिजिकल मोड में आ रहे हैं, कुछ, लेकिन वो जो लिस्ट है करीब जो फिजिकल मोड में निदेशक और साइंटिस्ट आ रहे हैं वो लगभग 180 की है। प्रेस वार्ता में उपस्थित डॉक्टर रमेश चंद्र, निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ने बताया कि विश्व की कुल ऊर्जा का 35% कृषि में उपयोग होता है और कृषि में ऊर्जा की उपयोग क्षमता का अत्यधिक कम होना एक चुनौती है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में यदि कृषि ऊर्जा की उपयोग क्षमता नहीं बढ़ाई गई तो कृषि ऊर्जा की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे न केवल उत्पादन प्रभावित होगा परंतु खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत से गरीब उपभोक्ता सर्वाधिक प्रभावित होगा। हमारे जो किसान हैं और जो कृषि में कार्य करने वाले लोग हैं उनको भी इतना ज़्यादा श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि श्रम करते करते उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। 6 घंटे के बजाय उनको 12 घंटे काम करना पड़ता है। तो अगर हम ऊर्जा का समुचित प्रयोग करेंगे तो ये हमारी एक विन विन सिचुएशन में, जिससे कहते हैं कि हम सारे लोग उससे लाभान्वित होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमको उत्पादन लागत घटानी है, हमें ऊर्जा का बेहतरीन प्रयोग करना है, हमें अपने किसानों को थोड़ा आराम भी देना है, क्योंकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, समाज में जो उनका स्थान है, स्वास्थ्य है, वो सब। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को हरहुआ के वाजिदपुर चौराहे पर ट्रक और यात्रियों से भरी बस की टक्कर हो गई। लोगों की मदद से यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया। हरहुआ के वाजिदपुर चौराहे पर शुक्रवार को ट्रक और यात्रियों से भरे बस की टक्कर में दर्जनों लोग घायल हो गए। सुबह करीब 8:30 बजे नव उद्घाटित रिंग रोड फेज 2 की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने चौराहे पर बाबतपुर की ओर जा रही बस में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बस में चीख पुकार मच गई।
आसपास के लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बस बाईं ओर करवट हो गई। दूसरी तरफ खंभा न होता तो बस पलट जाती। ऐसे में बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। आसपास के लोगों ने बस में बैठे घायल 2 दर्जन सवारियों को तुरंत विभिन्न स्थानीय अस्पतालों में भेजा। अस्पताल में 10 लोग भर्ती किए गए और अन्य को मरहम पट्टी करके छोड़ दिया गया। घटना से क्षुब्ध ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य मूलचंद यादव के नेतृत्व में सड़क पर जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि रिंग रोड से आते समय 4 लेन का चौराहा पता ही नहीं चलता और ट्रक तेज रफ्तार से चले आते हैं। और तो और 10 बजे के बाद इस बस्तम चौराहे पर ड्यूटी करने आए पुलिसकर्मी मैजिक वालों से वसूली और लगने वाले ठेलों के पास बैठकर गप्पे मारते नजर आते हैं। 2 दिनों पहले भी एक मैजिक ने स्कूल बस में धक्का मार दिया था। संयोग से स्कूल बस खाली थी और टक्कर में मामूली रही। सड़क जाम की सूचना पर सीओ बड़ागांव जगदीश कालीरमन ने आकर लोगों को समझाकर जाम को हटवाया। बड़ी सवारी में ट्रक वाला टक्कर मार दिया, जिसमें कम से कम 25 लोग घायल हुए हैं। उसी के विरोध में हम लोग रोड जाम किए हुए हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों हुए त्रिपुरा में हमले को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी की ओर से शुक्रवार को प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपने का कार्य किया गया। इसी कड़ी में वाराणसी में भी कांग्रेस अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी ओंकास अंसारी ने कहा कि त्रिपुरा में हो रहे मुस्लिम समुदाय हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए हैं। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मांग किया है कि जो हिंसक घटनाएं त्रिपुरा में हो रही हैं उन्हें तत्काल रोक लगाया जाए, दोषियों को तत्काल कार्रवाई की जाए, जिन मस्जिदों और मज़ारों को नुकसान पहुंचा है उसे जल्द ठीक कराया जाए। त्रिपुरा में हो रहे हिंसक घटनाओं को रोकने और दोषियों को सजा देने के लिए हम लोग ज्ञापन महामहिम को आज सौंप रहे हैं। जिस तरह से आप सबको मालूम है कि त्रिपुरा में पिछले कई दिनों से अल्पसंख्यक समुदाय पर मुसलमानों के कातिलाने हमले हो रहे हैं और वहाँ की प्रशासन और वहाँ की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। तो हम सब ने आज ये मांग किया है राष्ट्रपति जी से कि जो वहाँ हिंसाएँ हो रही हैं एक वर्ग से, उसको हिंसा को तत्काल रोका जाए और जो उसमें दोषी हैं, जो वहाँ पे प्रशासनिक लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो मस्जिद और मज़ारों पर नुकसान क्षति हुई है इसकी क्षति उसको तत्काल सरकार उसको बनाए। 7 दिवसीय विकास दीपोत्सव मेले का शुभारंभ गुरुवार को नगर निगम के द्वारा शहीद उद्यान में हुआ। गुरुवार को शहीद उद्यान में नगर निगम की ओर से आयोजित 7 दिवसीय विकास दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ रविंद्र जायसवाल, विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, महापौर मृदुला जायसवाल व भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। कुटीर उद्यमी, छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों के परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल से सभी को जोड़ना चाहिए। दिवाली की इस पर्व में सरकार उन लोगों को मेला लगवा रही है जिन्होंने कल तक घर में अंधेरा था, उनकी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। आज सरकार उनको समूह में या हम रेवड़ी की ठेला के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से हमने स्वावलंबन बनाया। आज वो रोजगार करके रोशनी घर में ले आए हैं। आज ये दीपोत्सव मेला पूरे प्रदेश में लगाई जा रही है। अध्यक्षता कर रही महापौर मृदुला जायसवाल ने कहा कि इस मेले के आयोजन उद्देश्य ही वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देना है और अपने देश की कलाओं को, अपने देश की चीज़ों को और आगे प्रोत्साहित करें ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, हमें विदेशी चीज़ों का यूज न करना पड़े। आगामी त्यौहार में हम हर चीज़ देसी यूज करें और विदेशियों का बहिष्कार करें। यही हमारा एक जो संकल्प है कि हम वोकल फॉर लोकल के लिए आगे बढ़ें। राज्य मंत्री व महापौर ने एक बच्चे का अन्नप्राशन एवं एक महिला की गोद भराई कराई। डूडा के सहयोग से कुटीर उद्यमियों को 15,000 रुपए का ऋण वितरण किया गया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। गणेश वंदना, शिव तांडव, महिषासुर मर्दिनी, नारी शक्ति विषय पर नृत्य के आयोजन हुए। ममता फाउंडेशन की सचिव एवं समाजसेवी ममता राय को उनके सामाजिक कार्यों के कारण नगर निगम का स्वच्छता दूत नियुक्त किया गया। खुशी तो बहुत सारी है कि काशी के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी अब बढ़ जाएगी और मैं चाहूँगी कि जो चीज़ें अभी तक हो रही है और बहुत सारी सफाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें तो बढ़ ही चुकी हैं, लेकिन मेरे जरिए क्या हो सकता है मैं काम करके ही दिखाना चाहूँगी। प्रत्येक जनपदों में ये हुनर छिपा हुआ था
लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान से सबसे बड़ा तो फायदा होता है कि जो निर्माण उनके माध्यम से किया जाता है उसकी खरीदारी होती है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जब वाराणसी में अपना आशीर्वचन दे रहे थे तो उन्होंने कहा था, उनका स्पष्ट था कि यह दीपोत्सव में होने वाले जो दीप जलाए जाते हैं उसमें मोमबत्ती के बजाय हम दीप का अगर उपयोग करेंगे तो कुम्हार भाई और दीपक बनाने वाले जो हमारे कारीगर और मजदूर हैं उनका निश्चित तौर पर कल्याण होगा, लाभ होगा। मेले में कुल 257 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें फूड स्टॉल भी शामिल है। विशिष्ट अतिथि उप सभापति नरसिंह दास, पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश, नगर आयुक्त प्रणय सिंह, उद्यमी नवीन कपूर आदि मौजूद रहे। हमारे ठेला पटरी व्यवसायी हैं, रेहड़ी पे बेचने वाले, सामान बेचने वाले व्यवसायी हैं, उनको एक मंच प्रदान करना ताकि जनता यहाँ आए एवं उनके सामान खरीदे और साथ ही साथ उनकी आय में वृद्धि हो। साथ ही साथ यहाँ जनता के आने के लिए, जैसे जनता आएगी उसके लिए खाने के स्टॉल, फन जोन बच्चों के लिए लगाए गए हैं एवं प्रत्येक दिन 1 घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें कि उनका एंटरटेनमेंट हो सके। कितने दिन का ये 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। साथ ही साथ ये बताना है जो ये मंच और जो सारी फैसिलिटी हम व्यवसायियों को दे रहे हैं ये सब निःशुल्क है। इस बार दीपावली पर मूर्तिकारों को ठीक ठाक ऑर्डर मिलने से उनके चेहरों पर खुशी है। कोरोना काल के बाद इस बार मिले ऑर्डर ने मूर्तिकारों को काफी राहत दिया है। दीपावली का त्यौहार नजदीक आ रहा है, ऐसे में त्यौहार की तैयारियों में जुटे हैं मूर्तिकार। कोरोना के बाद इस बार दीपावली पर मूर्तियों के ऑर्डर मूर्तिकार, इस विषय पर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों से बातचीत करने पर उन लोगों ने बताया कि इस बार दीपावली पर हम लोगों को ठीक ठाक ऑर्डर मिला है। कोरोना काल के बाद अब हम लोगों की हालत सामान्य हुई है। मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी भी प्रशासन के सहयोग से मिल जा रहा है। हम लोगों को ट्रॉली वालों से थोड़ा महंगे दाम पर मिट्टी मिल जा रहा है। पूरा परिवार इस समय दीपावली की तैयारियों में जुटा हुआ है। मूर्तियों से ही हमारे परिवार का जीविकोपार्जन होता है। इस बार मूर्तियों के ऑर्डर ठीक ठाक मिल रहे हैं, जिससे हम लोग खुश हैं। कोरोना का मारा में मतलब हम लोग बहुत परेशान थे। मतलब हम लोग कहीं एकदम निकल नहीं रहे थे, बहुत रोटी धोती के लिए बहुत परेशान थे। ये लोग भी सब लोग साल भर तक एकदम बैठे थे, मगर फिर भी मट्टी जाते थे, 5 बजे भोर में जाते थे पानी कल से, मट्टी खनवा कर अपने हाथ से फरसा से खन कर टाली पर रख के लेके आते थे। मट्टी का कोई रोकाई नहीं था, पुलिस दरोगा कोई नहीं रोकता था। मट्टी अपना लेके आते थे, हम लोग अपना घर में यही काम करते थे। किसी बाल बच्चे को भी चुन्ना पेंट का काम करने को नहीं भेजते थे। अपना ये पुश्तैनी काम होता है। हम लोग का पुश्तैनी काम है, बाप दादे आज से काम ये चल रहा है। पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी का 70वां जन्मदिवस अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि के द्वारा मनाया गया। पंडित राजन मिश्र के जन्मदिवस पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। परंपरा संस्कृति समिति की ओर से पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र के 70वें जन्मोत्सव पर विशेष संगीत संध्या का आयोजन उनके कबीर चौरा स्थित निवास सोनांगन में किया गया। इसमें गायन की प्रस्तुति आशीष मिश्रा ने किया, तबले पर पंडित गोपाल मिश्रा एवं हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्र ने संगत किया। आशीष ने अपने गायन का प्रारंभ राग बिहाग की विलंबित बंदिश जग जीवन थोड़ा से किया। यह बंदिश विलंबित एक ताल में निबद्ध था। इसके पश्चात द्रुत ताल में निबद्ध बंदिश प्यारी प्यारी अखियां को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। अंत में राग झिझोटी में एक बंदिश प्रस्तुत किया जो कि रूपक ताल में निबद्ध था। इस कार्यक्रम में समिति के सचिव पंडित राजेश मिश्रा, पंडित राजन मिश्र की बहनें इंदुमती मिश्रा व शोभा मिश्रा, पंडित राजेश्वर प्रसाद मिश्र, पंडित अनूप मिश्र, पंडित कन्हैयालाल मिश्र, पंडित राजेश मिश्र, पंडित त्रिलोकीनाथ मिश्र, दिनेश मिश्र, राकेश मिश्र, आर्यन मिश्र, सौरभ गौरव मिश्र, ध्रुवनाथ मिश्र, ध्रुव सहाय, आनंद मिश्रा आदि के साथ बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।